नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका बुक ऑडियो पर किताबों और कहानियों की बोलती दुनिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मनोज प्रवीण जी के द्वारा रचित कहानी संग्रह, जिसका शीर्षक है आखिर गलती किसकी। आज आप सुनेंगे इसकी एक नई कहानी जिसका शीर्षक है हवेली का सच, जिसे सुनेंगे आप मेरी यानी आशीष सरीन की जुबानी। रोहन, सुनील, राज और अमित चारों बहुत गहरे दोस्त हैं। वे गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ों पर घूमने की योजना बनाते हैं। वे घूमने की योजना बनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में इकट्ठा होते हैं। चारों दोस्त चाय पीते हुए घूमने की योजना बनाते हैं। एक दोस्त कहता है, यार देहरादून चलते हैं, तो दूसरा दोस्त कहता है, मसूरी ठीक रहेगा। तीसरा दोस्त नैनीताल चलने की बातें करता है। अंत में चारों दोस्त शिमला जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। योजना बन जाने के बाद चारों दोस्त अपने अपने घर जाकर सुबह निकलने की तैयारी में जुट जाते हैं। वे अपने घर वालों से बताते हैं कि हम लोग शिमला जा रहे हैं, किंतु उन सभी के घर वाले बारिश के मौसम में पहाड़ों पर जाने से मना करते हैं। लेकिन वो घर वालों की बात नहीं मानते और कहते हैं कि हम लोग 4 दिन में घूमकर आ जाएंगे, और अगर बारिश का मौसम देखेंगे तो पहाड़ों पर नहीं जाएंगे, नीचे से ही घूमकर वापस आ जाएंगे। बस 4 दिन की ही बात है, हम लोग कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि मौसम का हाल समझ नहीं पाएंगे। किसी तरह वे सभी अपने घर वालों को मनाने में सफल हो जाते हैं। दूसरे दिन वो लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए निकल लेते हैं। शहर से आगे जाकर वे लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल कराते हैं और शिमला के लिए निकल लेते हैं। रास्ते भर वे मस्ती करते हुए जाते हैं। वो लोग हर हाल में शाम तक शिमला पहुंचने की कोशिश करते हैं। शिमला से थोड़ी दूर पहले वो एक होटल पर रुकते हैं। वहीं पर वे सभी चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस समय रात के 8 बज चुके हैं। वो लोग शिमला पहुंच चुके हैं। रोहन कहता है, रात ज्यादा हो गई है, हम लोग अब पहाड़ के ऊपर नहीं चलेंगे, नीचे ही होटल ले लेते हैं, सुबह उठकर फिर आगे चलते हैं। सुनील भी यही कहता है, लेकिन राज और अमित कहते हैं कि 1 घंटे की ही तो बात है, गूगल मैप में बता रहा है कि 1 घंटे में हम लोग पहाड़ों के ऊपर पहुंच जाएंगे। रात में वहीं पर होटल लेकर रुकेंगे। रात में पहाड़ों का नजारा कुछ अलग होता है। जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो रात में भी पहाड़ों का नजारा देखते हैं। 10 बजे तक हम लोग हर हालत में पहाड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे। वहां पर पहुंचकर खूब मस्ती करेंगे। अमित ने कहा, बिल्कुल यही ठीक है, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, चलो। और वो लोग चल देते हैं। इससे पहले कि सुनील कुछ कह पाता, वो लोग गाड़ी आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे ही वो पहले नाके को पार कर चढ़ाई प्रारंभ करते हैं, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। रास्ते में उन्हें कोई गाड़ी ऊपर से नीचे की ओर आती हुई नहीं दिखती। पूरा रास्ता सुनसान मिलता है। इस बात की वो ज्यादा परवाह नहीं करते। वे लोग ऊपर पहुंचने की धुन में आगे चढ़ते जाते हैं। ऊपर पहुंचने से करीब 10 किलोमीटर पहले ही सड़क पर कई बड़े पत्थर और पेड़ गिरे होते हैं, जिसे आगे जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। वो चारों ओर देखते हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ में नहीं आता कि जिससे वो आगे बढ़ सके। वे पीछे जाने की कोशिश करते हैं, तभी एक बड़ा सा पत्थर पीछे भी गिर जाता है, जिससे पीछे का भी रास्ता बंद हो जाता है। कुछ देर इधर उधर देखने पर उन्हें वहां एक रास्ता दिखाई पड़ता है। वो लोग उसी रास्ते पर इस सोच के साथ आगे बढ़ जाते हैं कि शायद ये रास्ता ऊपर की ओर गया होगा या हमें नीचे की ओर ले जाएगा। वो रास्ता उन लोगों को जंगल के काफी अंदर ले जाता है। काफी अंदर जाकर उन्हें लगता है कि हम लोग शायद गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अब उन्हें कुछ भी नहीं समझ आता। वे लौटकर पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन अब वो पीछे नहीं लौट पाते हैं। अब वे लोग घनघोर बारिश की रात में जंगल में फंस चुके थे। आगे कुछ दूर चलने पर उन्हें एक रोशनी सी दिखाई देती है। वो चारों खुश हो जाते हैं और उस रोशनी की तरफ चल देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद चारों दोस्त उस रोशनी के पास पहुंचते हैं। वहां पर एक हवेली थी। वो रोशनी इसी हवेली से आ रही थी। हवेली में एक बूढ़ा आदमी गेट के पास खड़ा होता है। वो लोग पूछते हैं कि यहाँ से ऊपर जाने का कोई रास्ता है? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि
रास्ता तो है, लेकिन वह बारिश की वजह से बंद हो चुका होगा। रास्ते में एक नाला है, वह पानी से डूब गया होगा। अब आप सुबह ही जा सकते हो। उस रास्ते पर रात में जाना ठीक नहीं होगा। वहाँ जंगली जानवरों का भी आना जाना लगा रहता है। आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप लोग चाहें तो सुबह तक यहाँ रुक सकते हो। सुबह होते ही आप लोग चले जाना। वो लोग उस बूढ़े आदमी की बात मान लेते हैं और उसी हवेली में रुक जाते हैं। रोहन कहता है, यार मुझे तो इस हवेली के अंदर जाने में डर लग रहा है। ऐसी सुनसान जगह पर इस हवेली का होना बहुत अच्छा नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अमित कहता है, रोहन तुझे तो हर बात पर डर लगता है। चलो अंदर, ताऊजी हैं तो फिर क्या डर। अंदर चलो सभी लोग। इतना कहकर सभी अंदर चल देते हैं। सभी दोस्त बूढ़े आदमी से बात करते हुए अंदर आते हैं। मोहन कहता है, बाबा इतनी सुनसान जगह पर यह हवेली किस लिए बनाई गई है? उस बूढ़े आदमी ने कहा, पहले के जमाने में बड़े बड़े रईसों का अक्सर जंगल में शिकार के लिए आना जाना होता था। अपने ऐशो आराम के लिए वो लोग ऐसी जगहों पर अपने डाक बंगले बना लेते थे। जब कभी वो यहाँ आते थे तो सारे ऐशो आराम उन्हें जंगल में भी मिल जाते थे और वे कुछ दिनों तक यहाँ के शांत वातावरण में रुक जाते थे। यह हवेली राजा उदय सिंह ने बनवाई थी। फिर उनके बच्चे यहाँ आते जाते रहते थे। अब उनके परिवार में यहाँ कोई नहीं रहता, सब लंदन में शिफ्ट हो गए हैं। बस इसकी देखरेख के लिए सालों से मनी ऑर्डर आता है और कोई आता जाता नहीं। हमारा परिवार पुश्त दर पुश्त इस हवेली की देखभाल करता आ रहा है। जब तक मैं हूँ तब तक मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ। मेरे बच्चे भी अब शहर में रहते हैं। मेरे बाद इस हवेली को कौन देखेगा, भगवान जाने। बूढ़ा आदमी चारों दोस्तों से कहता है कि यह मेहमानों का कमरा है, इसमें आप लोग रुक सकते हो। इसके आगे बाहरी व्यक्तियों का जाना मना है। इसके आगे आप लोग मत जाना। चारों दोस्त उस हवेली को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। ऐसा मकान तो हमें शहरों में भी देखने को नहीं मिलता। रोहन कहता है, इस हवेली के मालिक बहुत ही धनवान होंगे जो जंगल में ऐसा महल बनाकर छोड़ दिया है और कभी आते भी नहीं। सुनील कहता है, भाई जी करता है कि हवेली को देखता ही रहूं। सभी दोस्त अपना अपना सामान लेकर कमरे में बैठ जाते हैं। राज कहता है, यार यहाँ बस लाइट की कमी है। यदि यहाँ बिजली का कनेक्शन होता तो मजा आ जाता। बिजली के विकल्प के रूप में कुछ ना कुछ प्रबंध तो जरूर होगा। उनकी बातें सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ बेटा, यहाँ बिजली का प्रबंध तो है, लेकिन कल कुछ सामने वाले बोर्ड से चिंगारी उठने की वजह से पूरी हवेली की लाइट बंद हो गई। यहाँ पर सौर लाइट का प्रबंध है। सुनील कहता है, मैं उसे देख सकता हूँ? बूढ़ा आदमी कहता है, जरूर। सुनील जब वहां जाकर देखता है तो उसका फ्यूज उड़ गया होता है। वह उसे सही करके लगा देता है। पूरी हवेली रोशनी से जगमगा उठती है। अब हवेली और भी सुंदर लगने लगती है। सभी दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है, आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए बना देता हूँ। चारों दोस्त मना करते हैं, लेकिन वह आदमी कहता है, नहीं, इस हवेली में कोई भूखा सो जाए ऐसा इस हवेली की शान के खिलाफ है। इतना कहकर उस बूढ़े आदमी ने तुरंत खाना बनाना शुरू कर दिया। चारों दोस्त बातें ही कर रहे थे, तब वह बूढ़ा आदमी खाना खाने के लिए बुलाने आ जाता है। वो कहता है, भोजन करने के लिए सभी लोग टेबल पर आ जाओ। वो बूढ़ा आदमी सभी को प्यार से खाना खिलाता है।
रोहन ने डर की वजह से खाना नहीं खाया। उसने कहा, मैं अपनी प्लेट अंदर ले जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद खा लूंगा। वह प्लेट अंदर लेकर चला गया और उसे ढककर लेट गया। तीनों दोस्त भोजन करने के बाद कहते हैं, ऐसा लजीज खाना तो हमने अपनी जिंदगी में पहली बार खाया है। तीनों दोस्त खाना खाकर महल के बाहर का नजारा देखने चले जाते हैं। वहां बूढ़ा आदमी तीनों दोस्त को इस जगह के बारे में सारी जानकारी देता है। उधर अंदर रोहन खाना खाने का नाटक करता है और चुपचाप बैठ के अंदर जाकर खाने को एक पॉलिथीन में रखकर प्लेट खाली कर देता है और चुपचाप सोने का बहाना करके सो जाता है। उधर तीनों दोस्त को खाना खाने के बाद नींद सी आ रही होती है। वे उस बूढ़े आदमी से कहते हैं, शायद हम बहुत थक गए हैं, अब हमें नींद आ रही है, हमारी आंखें ढक रही है, हम लोग अब सोने जा रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है, ठीक है, जाओ, आप सभी थक चुके हो, सो जाओ। वे सभी कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि रोहन सो चुका है। वह तीनों भी बेड पर पड़ते हैं और गहरी नींद में चले जाते हैं। कुछ घंटे बीतने के बाद तीनों तड़पने लगते हैं। रोहन उन्हें देखकर डर जाता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता और वह भी उसी तरह की हरकतें करने लगता है। थोड़ी देर में तीनों की सांसें रुक जाती है। रोहन भी उन्हीं की तरह शांत हो जाता है। उनके शांत होने के थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी आता है। सुनील और राज को चेक करता है। वे सभी अब मर चुके होते हैं। वह रोहन की प्लेट देखता है, वह बिल्कुल खाली थी। उसे विश्वास हो जाता है कि ये सभी विषाक्त खाने से परलोक सिधार चुके हैं। पूरी तरह अस्वस्थ होने के बाद वो बूढ़ा किसी को इशारा करता है। उसका इशारा पाकर उसके सभी आदमी अंदर आते हैं और उन चारों को घर के पीछे के एक गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल देते हैं। उसके बाद वो लोग उनके पैसे, सामान सब कुछ लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद रोहन किसी तरह गड्ढे से निकल आता है। वो रात भर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी रात जंगली जानवरों से बचने में ही बीत जाती है। वो जंगल से बाहर नहीं निकल पाता। उसे जंगल से बाहर निकलने में ही सुबह हो जाती है। सुबह होने पर उसे उत्तर की दिशा से कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह उसी आवाज़ के सहारे उसी दिशा में चलने लगता है और कुछ देर चलने के बाद वो सड़क पर आ जाता है। सड़क पर पहुंचकर वो कई गाड़ियों को हाथ देता है, लेकिन कोई अपनी गाड़ी नहीं रोकता। तभी उधर से एक बस निकलती है जिसमें पर्यटक यात्रा कर रहे होते हैं। रोहन जब उस बस को हाथ देता है तो बस रुक जाती है। जैसे ही बस रुकती है, रोहन बस पर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसको चक्कर आ जाता है और वह वहीं गिर पड़ता है। बस के टूरिस्ट उसे बस में रखकर पहाड़ से नीचे अस्पताल में लाकर एडमिट करके पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस के आने पर वो सब लोग चले जाते हैं। काफी देर बाद रोहन को होश आता है। होश आने पर पुलिस वाले उसका नाम व पता पूछते हैं। वो अपना नाम, पता, फोन नंबर पुलिस वालों को बताता है। रोहन के घर का पता एवं फोन नंबर मिलने के उपरांत पुलिस वाले उसके घर पर फोन कर देते हैं। रोहन के घर वालों को जब रोहन की सूचना मिलती है तो वो लोग अन्य तीनों साथियों के घर पे सूचित कर देते हैं। सूचना पाने के लिए वो लोग भी सुबह से परेशान थे, क्योंकि सुबह से ही इन लोगों का फोन बंद आ रहा था, जिनके कारण किसी से बात नहीं हो पा रही थी। सूचना मिलते ही चारों दोस्त के घर वाले शिमला की ओर निकलते हैं। सभी देर रात तक उस अस्पताल में पहुंच जाते हैं जहां पर रोहन भर्ती था। सभी दोस्तों के परिवार वालों को देखकर रोहन रोने लगता है। वो उनसे हवेली की सारी बात बताता है। सुनील, राज और अमित के बारे में विस्तार से सब कुछ बताता है कि उन लोगों को कैसे उस बूढ़े आदमी ने जहरीला खाना खिलाकर मार दिया। तभी वहां पुलिस अधीक्षक भी पहुंच जाते हैं और वे उसका बयान दर्ज कराते हैं। पुलिस अधीक्षक रोहन को लेकर घटना वाले स्थान पर जाते हैं। उसके साथ सभी परिवार वाले भी होते हैं। रोहन सबसे पहले उन्हें जहां पर वह पत्थर गिरा था उस स्थान पर ले जाता है, पर वहां किसी भी प्रकार के पेड़ या पत्थर गिरने जैसा कुछ भी नहीं था।
पुलिस वालों ने आगे पीछे दोनों चौकियों पर पता किया। वहां से भी ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि कल यहाँ कोई घटना घटी थी। उसके बाद रोहन उन्हें उस रोड पर लेकर चलता है जिससे होकर वो अंदर जंगल में गए थे। वे पुलिस वालों को जंगल वाले रास्ते से लेकर किसी तरह उस हवेली तक ले जाता है जहां पर वो लोग रात में रुके थे। वहां पहुंचता है तो वह बूढ़ा आदमी जो रात में चौकीदारी पर था वो हवेली पर नहीं मिलता है। वहां पर उसकी जगह एक नौजवान आदमी चौकीदारी कर रहा था। रोहन उस नौजवान चौकीदार से पूछता है कि कल रात में यहाँ एक बूढ़ा आदमी चौकीदारी पर था, वो कहाँ है? वो चौकीदार कहता है, कल रात में भी मैं ही था। पुलिस अधीक्षक कहते हैं कि कल रात में अपने दोस्तों के साथ ये यहाँ पर रुके थे, तुम इन्हें पहचानते हो? वो चौकीदार उन्हें पहचानने से मना करता है। वो कहता है कि कल यहाँ कोई नहीं आया था, मैं तो पिछले 15 सालों से इस डाक बंगले पर चौकीदारी कर रहा हूं। पुलिस वालों ने एक बार फिर उस चौकीदार से पूछा, कल यहाँ 4 लोग आए थे, उनमें से 3 अब कहाँ है? वो चौकीदार फिर कहता है कि यहाँ पर कल ही नहीं पिछले 10 सालों से कोई नहीं आया है। रात में यहाँ घंघोर अंधेरा रहता है साहब, यहाँ कौन आएगा? मुख्य सड़क को छोड़कर यहाँ तो कोई जानकार व्यक्ति ही आ सकता है। रोहन कहता है, कल इसी हवेली का फ्यूज जल गया था तो उससे सुनील ने ही ठीक किया था। मैं वो जगह बता सकता हूँ, मैं ये भी बता सकता हूँ, उस तरफ गेस्ट रूम है, उधर बिजली का बोर्ड लगा हुआ था। पुलिस वाले जब अंदर जाते हैं तो उधर कोई गेस्ट रूम नहीं था और जहाँ बिजली का बोर्ड रोहन बता रहा था वहाँ बोर्ड भी अपनी जगह पर नहीं था। वो चौकीदार कहता है कि यहाँ जब बिजली की कोई व्यवस्था ही नहीं है तो बोर्ड की क्या जरूरत है? चौकीदार ये भी कहता है कि साहब, इस पहाड़ पर बिजली का क्या मतलब है? रोहन कहता है, यहाँ अब रात की कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं है। रोहन पुलिस अधीक्षक को वहां ले जाता है जहां पर लाशें गड़ी थी, पर वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर एक नहीं कई गड्ढे थे, उनमें से किसी गड्ढों में कोई लाश नहीं थी। वहां पर बने गड्ढों के बारे में जब पुलिस वाले ने चौकीदार से पूछा, यहाँ पर गड्ढे क्यों किए गए हैं? चौकीदार ने बताया, इस गड्ढे में घास फूस पत्तियों को सड़ाकर खाद बनाया जाता है। इस प्रकार के गड्ढे और भी कई हैं यहाँ पर। उसकी ये बात बिल्कुल सही थी। अब सभी लोग रोहन को शक की निगाह से देखने लगते हैं और पूछते हैं कि कहीं तुम तो ही झूठ नहीं बोल रहे हो? इसके बाद पुलिस अधीक्षक सभी को लेकर थाने आ जाता है। पुलिस अधीक्षक रोहन से पूछता है, तुम हमसे सच क्यों छिपा रहे हो? तुम अब भी सच बता दो, नहीं तो पुलिस को सच निकलवाना आता है। तभी थाने पर एक फोन आता है कि कुछ लोगों की लाश नदी के किनारे मिली है। सभी लोग नदी किनारे पहुंचते हैं तो वहां अपने अपने बेटों को पहचान लेते हैं और उनकी लाशों को पकड़कर रोने लगते हैं। अब पुलिस अधीक्षक रोहन को पकड़कर थाने भेज देता है और शक के आधार पर उसके ऊपर कार्रवाई करने को कहता है। तीनों बेटों के माँ बाप अब रोहन को ही उनका कातिल मान लेते हैं। पुलिस वालों को भी यकीन हो जाता है कि रोहन ने ही पैसों के लालच में अपने तीनों साथियों को मार दिया होगा, क्योंकि वह बहुत ही गरीब परिवार से था। पुलिस अधीक्षक ने केस की गंभीरता को देखते हुए ये प्रकरण पुलिस के तेज तर्रार अफसर शिवा को सौंप दिया। शिवा थाने आकर सबसे पहले रोहन से पूछताछ करता है। रोहन ने उसे सारी कहानी शुरू से अंत तक सुना दी। रोहन की कहानी सुनने के बाद शिवा को रोहन की आंखों में सच दिखता है। वह रोहन को लेकर एक बार फिर सभी घटना स्थलों के बारे में बारीकी से समझता है। सब कुछ समझने के बाद वो वापस लौटकर थाने में आता है और रोहन को विश्वास दिलाता है कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो मैं असली गुनहगार को सजा दिलाकर रहूंगा, और अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे होंगे तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शिवा अपने तरीके से मामले को सुलझाने में लग जाता है। सबसे पहले वह रोहन और उसके दोस्तों की गाड़ी को पहले नाके से निकलने के समय का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। वहां उसे एक चीज बहुत अजीब लगती है कि रोहन की गाड़ी निकलने के लगभग आधे घंटे तक उस नाके पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं आती।
वह उस समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और पहाड़ के ऊपर बने दूसरे नाके पर जाता है और उस समय दूसरे नाके से कितनी गाड़ियां पहाड़ के नीचे उतरी है देखता है। तब उसे पता चलता है कि घटना के 10 मिनट पहले से ही ऊपर से कोई गाड़ी नीचे नहीं उतरी। वो नाके के सिपाहियों से पूछता है कि उस दिन गाड़ियों को रोकने का क्या कारण था। वो लोग कहते हैं कि उस रात सिपाही मोहन की ड्यूटी थी, वही बता सकता है। उस रात में नाके पर जिस सिपाही की ड्यूटी थी उसे बुलाया जाता है। वो सिपाही बताता है कि उस रात नाके पर फोन आता है कि रास्ते में कोई बस फंसी हुई है, अभी आधे घंटे तक यातायात रोक दो। इसलिए आधे घंटे तक सभी गाड़ियों को नाके पर रोक दिया गया था। फिर जब दोबारा फोन आता है तो फिर वहां से गाड़ियों को नीचे जाने के लिए छोड़ा जाता है। शिवा उस रात की सारी फुटेज पेन ड्राइव में लेकर पहाड़ के नीचे वाले नाके पर आता है। वहां पर फिर से सीसीटीवी फुटेज में रोहन की गाड़ी निकलने के बाद पहली गाड़ी और दूसरी गाड़ी कौन आई थी उन गाड़ियों को देखता है और सभी का नंबर नोट करता है। वो उनके मालिकों का पता करके उनके पास पहुंचता है। शिवा पहली वाली गाड़ी के मालिक से पूछता है तो वो बताता है कि मैं तो उसी टाइम पहुंचा ही था, मुझे रास्ते में कुछ ऐसा नहीं मिला जिसके कारण मैं कहीं रुकता। उसके बाद वह दूसरी गाड़ी मालिक के पास जाकर मिला तो उसने बताया मुझसे पहले एक नीली कलर की गाड़ी थी, उस पर बैठे शख्स ने अपनी गाड़ी सड़क पर बीचों बीच खड़ी कर दी थी। उसने कहा आगे रास्ता सही नहीं है, अभी यहीं रुको। पुलिस वाले ने भी मुझे यहाँ रोका है। उसने कहा है जब तक उधर से कोई गाड़ी या हमारा फोन नहीं आता तब तक जो भी आए उसे कह देना यहीं पर सब खड़े होकर इंतजार करें। लगभग आधे घंटे बाद उसके मोबाइल पर किसी पुलिस वाले का फोन आता है। उसके बाद फिर हम लोग और हमारे पीछे जितनी गाड़ियां थी सब निकलती हैं। शिवा थाने पर पता करता है कि उस रात किसने फोन करके गाड़ी रुकवाई थी। तो थाने से जवाब मिलता है कि थाने से तो किसी ने फोन नहीं किया था। शिवा को लगा कि अब यहीं से कुछ सुराग मिल सकता है। वह समझ गया इन सब का होना कोई संयोग नहीं है, इसका संबंध उस दिन की घटना से जरूर है। शिवा तुरंत पहली गाड़ी के मालिक के घर पहुंचता है तो उसे वहां पता चलता है कि थोड़ी देर पहले ही उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। शिवा की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। कातिल को सजा दिलाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। वो खाली हाथ थाने आ जाता है। वो सोचने लगता है रोहन को बचाने के लिए अब तक के साक्ष्य पर्याप्त हैं, किंतु उस कातिल के साथी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। यदि उसकी हार्ट अटैक से मौत एक साजिश है तो असली मुजरिम कोई और है। यदि उस मुजरिम को सजा नहीं मिली तो वो आगे ना जाने कितनी जानें और लेगा। कातिल अभी भी हमारी पहुंच से बाहर है। शिवा पहले नाके की वीडियो फुटेज को एक बार फिर से देखता है। इस बार वह पीछे की तीसरी, चौथी और पांचवी गाड़ियों का भी नंबर नोट करता है और सभी गाड़ियों के मालिक से एक एक करके मिलता है। वो सबसे उस रात की घटना के बारे में पूछता है तो सब यही बताते हैं कि आगे नीले रंग की गाड़ी खड़ी थी, उसी में बैठा आदमी हमें रोक रहा था, लेकिन उसके पीछे जो काले रंग की जो गाड़ी थी हम लोगों को उसके ही मालिक ने रुकने पर विवश किया था। हमें वे कह रहा था हमारा रुकना बहुत ज़रूरी है, बस आधे घंटे की ही तो बात है, शायद वो आदमी सही कह रहा हो, इसलिए हमें धैर्य के साथ काम करना चाहिए। हम लोग उसी की बात में आकर रुक गए और आधे घंटे लेट हुए। हमें आगे कहीं कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे लगे कि आगे कोई घटना घटी है। अब शिवा समझ चुका था कि असली मुजरिम कौन है। वह असली मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। शिवा के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर सके, क्योंकि वो उस इलाके का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति था। शिवा आज अपने आप को बहुत लाचार समझ रहा था। उसे कानून की आंखों पर लगी पट्टी के सही मायने आज समझ में आया था। इसके बाद वह हवेली में एक बार फिर से छानबीन करता है। पूरी हवेली की बारीकी से छानबीन करने के बाद वहां से वह बिना किसी से कुछ कहे वापस चला आता है। अब उसे एहसास हो गया था कि खूनी बहुत ही शातिर है, वह हमारे हाथ नहीं आएगा। शिवा अपने अंतिम रिपोर्ट में रोहन को कातिल मानते हुए जांच आख्या न्यायालय में जमा कर देता है। अगले दिन अखबारों के प्रथम पेज में खबर निकलती है
कि रोहन ने अपने दोस्तों का कत्ल किया है। अब रोहन को जल्द से जल्द फांसी या उम्र कैद की सजा हो सकती है। समय के साथ साथ धीरे धीरे लोग इस घटना को भूल जाते हैं। करीब 1 माह बाद एक रईस आदमी अपनी पत्नी के साथ पहाड़ों पर घूमने के लिए निकलता है। वो शिमला पहुंचने से पहले एक ढाबे पर चाय पीने रुकते हैं। पत्नी कहती है, अब रात हो चुकी है, हम लोग रात पहाड़ के नीचे किसी होटल में गुजारते हैं। सुबह पहाड़ों पर चलेंगे और दूसरी रात पहाड़ों के ऊपर बिताएंगे। पति कहता है, नहीं भाई, अभी मैं 1 घंटे में आपको पहाड़ों के ऊपर पहुंचा दूंगा। यहाँ से कुछ दूर पर वह नाका है, वहां से ही हम पहाड़ की चढ़ाई प्रारंभ करेंगे। वो चाय नाश्ता करके उस नाके को पार करके पहाड़ की तरफ चल देते हैं। वो लोग जैसे ही उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां रोहन तथा उसके दोस्त को पहाड़ और पेड़ गिरे हुए मिले थे, आज एक बार फिर वहीं पर एक बड़ा सा पत्थर सड़क पर गिरा हुआ मिलता है। उस पत्थर की वजह से उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। वो जैसे ही पीछे लौटने की कोशिश करते हैं, तभी पीछे भी एक बड़ा सा पत्थर गिर पड़ता है। अब वे वहीं फंस जाते हैं। जब उन्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझता तो वो काफी सोच विचार कर जंगल के अंदर वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं। अंत में वो लोग भी उसी हवेली पर पहुंचते हैं जहां रोहन और उसके दोस्त पहुंचे थे। वहां आज भी वही बूढ़ा आदमी चौकीदार के रूप में उन्हें मिलता है। वो बूढ़ा आदमी पूछता है, कौन है आप लोग? वो पति पत्नी कहते हैं, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, हमें पहाड़ के ऊपर बने होटल तक पहुंचना है। क्या कोई रास्ता है इधर से वहां तक पहुंचने का? वो बूढ़ा आदमी कहता है, रास्ता तो आगे जाकर मिलेगा, लेकिन रास्ते में पानी भरा होगा। रात में तो आप उधर से नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप लोग रुकना चाहो तो 1 रात के लिए यहाँ रुक सकते हो। पति पत्नी कुछ आपस में बात करते हैं, फिर वो गाड़ी से उतरकर हवेली में घुसते हैं। अंदर बहुत ही सुंदर दृश्य है। उनके पहुंचते ही हवेली की लाइट जल जाती है। वो लोग कहते हैं, इस जंगल में बिजली कहाँ से आती है? वह बूढ़ा बताता है कि यहाँ सौर ऊर्जा की व्यवस्था है और उसी से इस हवेली में बिजली आती है। वो बूढ़ा आदमी इस हवेली के मालिक की कहानी पति पत्नी को सुनाता है और वो यह भी बताता है कि इस हवेली के मालिक अब लंदन में रहते हैं। मैं ही इस हवेली की देखभाल करता हूँ। फिर वह बूढ़ा आदमी उनसे कुछ खाने के लिए पूछता है कि आप खाने में क्या पसंद करेंगे, बताइए, वहीं आप लोगों के लिए बना दूं? पति पत्नी खाने के लिए मना करते हैं। वो कहते हैं, नहीं नहीं, आप परेशान न हो, हम लोग रास्ते में कुछ खा लिए थे, इसलिए अब भूख नहीं है। वो बूढ़ा आदमी कहता, नहीं नहीं, इस हवेली में भूखा सोना हवेली की शान के खिलाफ है। आप लोग बातें करें, अभी मैं गर्मा गर्म खाना बना कर लाता हूँ। दोनों लोग आपस में हवेली के बारे में बातें करते रहते हैं। तभी वह बूढ़ा आदमी आवाज देता है कि बेटा आ जाओ, खाना तैयार है। वो लोग रसोई घर में पहुंच जाते हैं। राहगीर की पत्नी खाना निकलवाने में उस बूढ़े आदमी की मदद करती है। वो लोग खाने को 2 प्लेटों में लेकर अपने कमरे में चले आते हैं। राहगीर की पत्नी उस बूढ़े आदमी से कहती है, बाबूजी, अब आप आराम करें, हम लोग अभी थोड़ी देर में खा लेंगे। खाना खाने के बाद मैं बर्तन धोकर रख दूंगी। वह बूढ़ा आदमी कहता है, ठीक है बेटा, लेकिन आप लोग यहीं आराम से टेबल पर खा लेते तो मैं साफ सफाई भी कर देता। मेहमान से काम करवाना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, आपने इतना ही बहुत कुछ कर दिया है हमारे लिए। और वो प्लेट लेकर अंदर चले जाते हैं। राहगीर की औरत कहती है कि बाबूजी, हम लोग थोड़ी देर बाद खा लेंगे, आप आराम करें। उसके बाद वो लोग बाहर का नज़ारा देखने हवेली के बाहर आ जाते हैं। रात का नज़ारा उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दोनों कहते हैं, जो कुछ भगवान करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं, इससे अच्छी जगह
कोई और नहीं हो सकती। जंगल की रात कितनी अच्छी होती है। वास्तव में बहुत अद्भुत नज़ारा है। दोनों उस जगह की बहुत तारीफ करते हैं। उसके बाद पति पत्नी कहते हैं कि अब तो हम बहुत थक गए हैं, अब आंखें ढक रही है, चलो चलकर खाना खा लेते हैं। कुछ देर के बाद वो प्लेट रसोई में लेकर आती और उन प्लेटों को धोकर रख देती है। उसके बाद दोनों जाकर सो जाते हैं। सोने की थोड़ी देर बाद ही वो दोनों तड़पने लगते हैं, जैसे रोहन के सभी दोस्त तड़पे थे। कुछ देर बाद दोनों शांत हो जाते हैं। उनके शांत होने के काफ़ी देर बाद वो बूढ़ा उनके कमरे में आकर ये देखता है कि उनकी सांसें बंद हो चुकी है या नहीं। वो बूढ़ा आदमी देखता है कि उन लोगों की सांसें बंद हो चुकी है। फिर वो किसी को इशारा करता है। उसका इशारा पाकर कुछ लोग कमरे के अंदर आते हैं और दोनों को घसीटकर हवेली के पीछे ले जाने लगते हैं। तभी वो दोनों अपनी रिवॉल्वर उनके ऊपर तान देते हैं। थोड़ी देर में पुलिस की पूरी टीम आ जाती है। वो उन सभी को गिरफ्तार करके थाने भेज देती है। उन कातिलों को ये पता ही नहीं होता कि वो पति पत्नी कोई और नहीं, इंस्पेक्टर शिवा और इंस्पेक्टर महिमा सिंह थी, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इन खूनियों का भंडा फोड़कर उनसे पूरी सच्चाई पता कर ली। असली खूनी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल जाने के उपरांत अब इंस्पेक्टर शिवा और इंस्पेक्टर महिमा सिंह असली खूनी को पकड़ने उसके घर जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह खूनी आज ही शहर छोड़कर विदेश जाने के लिए एयरपोर्ट निकल चुका है। शिवा और महिमा तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। शिवा एयरपोर्ट के अधिकारियों को फोन कर देता है कि दुर्जन सिंह नाम के आदमी को हर हाल में विदेश जाने से रोक लिया जाए। वो कातिल उस समय हवाई जहाज में बैठ चुका होता है। हवाई जहाज उड़ने वाला ही होता है। तभी सूचना पाकर उस प्लेन का पायलट उड़ान को रोक देता है। कुछ देर में एयरफोर्स के अधिकारी प्लेन के अंदर आ जाते हैं और उस आदमी को हवाई जहाज से नीचे उतार लेते हैं। तब तक शिवा और महिमा भी एयरपोर्ट पर आ जाते हैं और उसको पकड़कर थाने ले आते हैं। वहां पर वह पुलिस की मार के डर से अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। न्यायालय से उसे आजीवन कारावास की सजा हो जाती है और रोहन अपने दोस्तों के कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी होकर अपने घर आ जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।